हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोविड के कारण 2021 और 22 के सेशन में जो 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो गवर्नमेंट ने जो एसक्यूपी होता है यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो हैं वो रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वही सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो उन्होंने रिलीज़ करा हुआ है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, यानी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, और ये आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चनों के लिए आपको किन पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सही आंसर को मार्क कर सकें। अगर एसक्यूपी की बात करें तो 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं साइंस के एमसीक्यू की। इसके लिए आपको टाइम 90 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, पहले वो देख लीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा है सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अटैम्प्ट कितने करने होंगे? 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको कोई 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपके 20-20-10 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के हैं और देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व। अब यहाँ ध्यान से देखिए, रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। अब यहाँ लेड नाइट्रेट लिया गया है। ठीक है, एक बीकर में लेड नाइट्रेट ले लिया और उसमें क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को उसने ऐड करा है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये रिएक्शन आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके की रिएक्शन है। तो कह रहा है लेड नाइट्रेट, ठीक है, और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ देखें लेड नाइट्रेट यानी कि लेड और नाइट्रेट से मिलकर बना हुआ है, और पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम और आयोडेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें जो ऑप्शन है वो क्या बोला है, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, क्या सॉल्यूशन रेड हो जाता है? बी पार्ट है येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, और सी है वाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, और डी है द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। तो अब ये किस तरीके का क्वेश्चन है या किस टाइप की रिएक्शन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट जो है और पोटेशियम आयोडाइड जो है रिएक्शन कैसे करेगा। और आपको मालूम है रिएक्शन में हमेशा एक मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आपने पढ़ा हो। और ऑप्शन से भी ज़रा ध्यान लगाइए। आपको मालूम है जब आपने बुक में पढ़ा था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, तो उसमें आपने देखा था कि जो भी रिएक्शन होती थी डबल डिस्प्लेसमेंट में, उसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते थे। और ऑप्शन में प्रेसिपिटेट वाला भी ऑप्शन है, और दूसरी चीज़ है 2 ऑप्शन है प्रेसिपिटेट के, यानी कि होगा तो इसी तरीके का कोई क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया आपका आंसर बी और सी में से होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आ गई। ठीक है, अब बी और सी में से कौन सा होगा, इसके लिए आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन जब होती है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में तो किस तरीके से होती है। तो जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो जो पोटेशियम आयोडाइड का पोटेशियम है, ठीक है, वो लेड को हटा देगा और नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, और जो लेड है वो आयोडीन के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा और जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट। यानी कि इसका जो आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, बी, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। क्लियर? आइए इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपको बिल्कुल बुक में ऐसा फिगर दे रखा है। ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में बिल्कुल सेम फिगर दे रखा है और आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके का है। अब इसमें पूछा आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा ना बर्निंग ऑफ गैस ए। अब वहाँ वाला डायग्राम अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर गैस ए जो है वो क्या थी। इसमें देखिए साफ क्या हो रहा है भाई, कोई मेटल लिए जिंक ग्रेनुअल से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और आपको मालूम है मेटल जब है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस, और किसकी तरह, पॉप साउंड। और दूसरी ट्रिक क्या हो गई याद रखने की,
पॉप साउंड। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पॉप साउंड आएगा इसका मतलब कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका में जो आंसर होगा, यानी कि गैस ए पूछा है, तो गैस ए का आंसर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ पर है, बी पर। तो इस सेकंड वाले का भी आंसर क्या हो गया, बी, हाइड्रोजन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है कुछ डायग्रामेटिकली बना रखा है आपको, ठीक है। इसमें क्या करा है, एक जो फ्लो चार्ट है उसमें दिखाया है कि मेटल है, मेटल से फिर डिवाइड होके वो HCl का अलग दिखा रहा है, मतलब मेटल को HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कह रहा है मेटल सॉल्ट बनता है और गैस बनती है। ऑब्वियसली बात है, अभी भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट बनाता है और गैस निकालता है, और गैस कौन सी निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन से दो कॉम्बिनेशन करेक्ट है। इधर एक कॉलम में मेटल दे रखा है, दूसरे कॉलम में गैस है। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, मेटल में देखिए कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक है, और गैस इवोल्व, यस यस यस, नो यस। अब भाई किसमें गैस इवोल्व होगी, किसमें नहीं होगी, वो देखना है आपको, ठीक है। अब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल तो भाई कॉपर भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, ठीक है। आपने जिंक ग्रेन्यूल्स का तो आपको एग्जांपल मालूम ही, अभी आपने पढ़ा, ऊपर वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन जो था उसमें भी जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए थे, तो उसमें था गैस इवोल्व होती है, ऑब्वियसली बात है, सही बात है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, यानी कि फोर्थ वाला तो आपका करेक्ट है। अब देखिए फोर्थ से रिलेटेड दो ऑप्शन है आप पे, एक बी और एक डी। इसका मतलब बी और डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब भाई बी और डी में से आंसर होगा तो क्या आंसर होगा। अब बी का देखिए, बी का फर्स्ट पार्ट है और डी का सेकंड पार्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में से एक सही है, एक गलत है। अब है कॉपर और आयरन, ठीक है। अब कॉपर और आयरन में आप देखेंगे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है भाई, आयरन कंपेरिजन टू कॉपर, ठीक है। तो यानी कि सेकंड पार्ट जो है आयरन जो है वो गैस इवॉल्व करेगा, तो इसका आंसर जो होंगे वो सेकंड और फोर्थ किस में है भाई, डी पार्ट में। तो थर्ड का आंसर क्या है आपका, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिखाया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही है कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, ये किस तरीके से चेक करते हैं, ये तो आप सिंपल चेक कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर जो होगा आप देखेंगे तो बी होगा, बी जो है आपकी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, और ग्राफ में जो वाई एक्सिस पे पीएच वैल्यू है और एक्स एक्सिस पे एसिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी कोई एसिड है, और ये पीएच वैल्यू उनकी दिखाई है कि ए की 14 है, बी की 14 से थोड़ी कम है, सी की थोड़ी और कम है, और डी की बिल्कुल कम है। तो आपको पता चलता है जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है, एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा है विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। कह रहा कौन सा एरिया जो है ग्राफ का रिप्रेजेंट करेगा, या कौन सा पॉइंट जो है बताएगा कि वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, क्या उसमें एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर आप देखेंगे तो ए का भाई 14 है, अब 14 है इसका मतलब वो तो बेस हो गया, ठीक है। बी 14 से कम है, सी 7 से बड़ा है वो भी बेस है, यानी कि भाई एसिड हो तो एसिड क्या होगा, डी वाला ही पार्ट होगा, यानी कि डी। और ऑप्शन भी देखिए ध्यान से, फिफ्थ का डी ही आपको दे रखा है ऑप्शन। तो इस तरीके से फिफ्थ का आंसर क्या हुआ, डी। अब सेकंड का सिक्स का करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, ये देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में आती है। कह रहा कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और FeSO4 बनता है, सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। आपने एक्सपेरिमेंट भी करा होगा कि जब कॉपर सल्फेट हम लेते हैं ब्लू कलर का जो होता है उसमें आयरन नेल डालते हैं तो क्या होता है, वो आयरन नेल जो है उस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है, ब्लू, फेड ब्लू या ग्रीनिश कहते हैं। इसका मतलब है वो क्या बन गया, FeSO4। अब यहाँ पर टेबल में देखिए क्या पूछा है, कह रहा है विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इस रिएक्शन को उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में पूछ लिया। ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग रिडक्शन आपने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस पूछा है।
आपको ध्यान हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता था, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब विच हैज़ अ कैपेबिलिटी टू डोनेट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे सकता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या है। तो आप रिएक्शन में देखिए CuSO4 और Fe के साथ Fe के साथ SO4 जुड़ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट में FeSO4 जो है, इसका मतलब है Fe जो है ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये पार्ट तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो गई है तो ऑब्वियसली बात है आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होगा, CuSO4 के थ्रू होगा, ठीक है। तो CuSO4 तो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा ही नहीं है, आपको क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज। और एक आप ट्रिक आप याद रख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वही क्या होता है आपका ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है Fe, तो ऑक्सीडाइज भी सब्सटेंस क्या होगा Fe, यानी कि 6 का आंसर हो गया आपका A। अब 7 क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं। कह रहा था केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज, कह रहा है कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन को क्या कहोगे आप, सीधी बात है कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा भाई, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी कि क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो यानी कि क्या हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 7 का आंसर हुआ आपका C। 8 देखते हैं, 8 क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली रिप्रेजेंट करता है पेरेंट एसिड, पेरेंट एसिड मतलब यानी कि वो उसी से मिलके बना हुआ है, एंड पेरेंट बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का हो। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा पेरेंट एसिड है, कौन सा पेरेंट बेस है। तो आप इसमें देखिए पेरेंट एसिड में HCl दिया है और पेरेंट बेस है NOH, भाई HCl है और NOH है, ठीक है। ये तो एसिड हो गया और ये बेस हो गया, लेकिन ये पेरेंट बेस थोड़ी नहीं है इसका, मतलब ये जो है ये अलग चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका आंसर आप देखेंगे बी वाला, इसमें देखिए H2CO3, ठीक है, और CaOH2। अगर आपको याद हो तो आप एक क्विक वाली रिएक्शन देखेंगे तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल दे रखा होगा, यानी कि 8 का ऑप्शन हो गया आपका बी। नाउ 9th क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। भाई कह रहा है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो जब आपको मालूम है किसी भी एसिड में अगर डाइल्यूट करा जाए उस एसिड को, यानी कि पानी मिलाया जाए। तो ऑब्वियसली बात है आपने सुना भी होगा कि भाई पानी में एसिड मिलाएं कि एसिड में पानी मिलाएं, इस तरीके से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है कि नहीं होती है। तो आपको ये मालूम है कि एसिड में अगर हम पानी मिला देंगे एक दो तो एकदम से हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हम जल भी सकते हैं, तो इसलिए धीमे धीमे पानी मिलाते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि भाई ऑप्शन है बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोइंग बाय बेस, एंड बाय एडिंग बेस टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। तो इसका जो 9th का ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा वो होगा आपका ए, यानी कि बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, मतलब धीमे धीमे, ये नहीं कि एकदम से सारा एसिड डाल दिया जाए वो हो। तो 9th का आंसर क्या हो गया ए। अब 10th का अलग आंसर देखिए, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब कई बार बच्चों को तो ये नहीं मालूम होता कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होती क्या है। स्केलेटल मतलब होता है जैसे एक रिएक्शन का बेसिक चीज, बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर, और उसे जब हम बैलेंस करके लिख देते हैं तो हम कहते हैं उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको मालूम है ये हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पहले 1 मार्क्स में इस तरीके से आता था, ऑन विच लॉ द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डिपेंड, यानी कि किस लॉ पे डिपेंड करता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ऑप्शन में, हाँ है, यानी कि सी। तो सी पार्ट जो हो गया इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको 10th तक क्वेश्चन कराए हैं SQP के, आप इन 10th क्वेश्चनों को रिवाइज करिए और ध्यान से समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको सेंड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।